चलिए तो आज इस वीडियो में हम लोग वैद्युत रसायन के ईंधन सेल, फ्यूल सेल के पढ़ने वाले हैं। जो बैटरी का जो है ये लास्ट टॉपिक होगा। बैटरी का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा ईंधन सेल, और ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का भी ये हमारा लास्ट टॉपिक है ईंधन सेल। ये आज जो वैद्युत रसायन चैप्टर है, ये वैद्युत रसायन चैप्टर खत्म हो जाएगा ईंधन सेल के साथ साथ। यहाँ पर देखिए जो ईंधन सेल है, तो ईंधन सेल हम लोग पढ़ेंगे। ये ईंधन सेल बैटरी का प्रकार है, तो हम लोग पढ़े हुए थे। जो बैटरी होता है, बैटरी 3 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक बैटरी होता है, और एक द्वितीयक बैटरी होता है, और एक जो होता है वह ईंधन सेल होता है, फ्यूल सेल। तो चलिए आज जो बैटरी का लास्ट टॉपिक, और बैटरी के लास्ट टॉपिक के साथ साथ हम लोग वैद्युत रसायन का भी लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए ईंधन सेल को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए ईंधन सेल, फ्यूल सेल। ये ईंधन सेल, फ्यूल सेल क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए फ्यूल सेल, ईंधन सेल। ईंधन सेल एक गैल्वेनी सेल है। जो ईंधन सेल है वह एक प्रकार का गैल्वेनी सेल ही है। यह एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है जिसमें ईंधन H2CO CH4 आदि के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये जो ईंधन सेल है यह एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है जो ईंधन को सीधे डायरेक्टली रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो ईंधन के रूप में हम लोग H2CO CH4 ये सब चीज़ का प्रयोग करते हैं। और जो गैल्वेनी सेल था, तो गैल्वेनी सेल में हम लोग वैद्युत अपघट्य लेते थे, और उस वैद्युत अपघट्य के जो रासायनिक ऊर्जा रहता था उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ईंधन लेंगे, गैस लेंगे। इसमें हम लोग कौन चीज़ लेंगे? गैस लेंगे। इसमें हम लोग गैस लेंगे, जैसे H2CO CH4 हो जाएगा। इसके रासायनिक ऊर्जा के ये सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ईंधन सेल एक क्या है? ईंधन ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है। गैल्वेनी सेल है जिसमें ईंधन के रूप में हम लोग H2CO CH4 आदि का प्रयोग करते हैं, और इसके रासायनिक ऊर्जा को ये सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके रासायनिक ऊर्जा का ये सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यहाँ पर देखिए ऐसी ईंधन का उपयोग हम लोग अंतरिक्ष उड़ानों में किया जाता है। जो ईंधन सेल होता है, तो ईंधन सेल का हम लोग उपयोग ईंधन सेल का उपयोग मानव निर्मित अंतरिक्ष उड़ानों में किया जाता है। जैसे रॉकेट हो गया, ये सब चीज़ में हम लोग ईंधन सेल, फ्यूल सेल का हम लोग उपयोग करते हैं। जो ईंधन सेल होता है, तो ईंधन सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सफल ईंधन सेल जो रहा है वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। ईंधन सेल में, यानी ईंधन सेल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कार्बन ऑक्साइड, मीथेन, ये सब चीज़ का भी ईंधन सेल बनता है। लेकिन ये सारे ईंधन सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल ईंधन सेल कोई रहा है, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल रहा है। और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का हम लोग रॉकेट में भी प्रयोग करते हैं। यह एक अंतरिक्ष उड़ान है। तो यहाँ पे समझ गए ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल क्या है? ईंधन सेल एक गैल्वेनी सेल ही होता है जिसमें हम लोग ईंधन के रूप में H2CO CH4 का उपयोग करते हैं, और इसके रासायनिक ऊर्जा को ये सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ईंधन सेल का हम लोग उपयोग अंतरिक्ष उड़ानों में किया जाता है। जो अंतरिक्ष उड़ान भरने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र में हम लोग ईंधन सेल का प्रयोग करते हैं। और ईंधन सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सफल ईंधन सेल है, जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सफल ईंधन सेल है, वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल अर्थात H2O2 ईंधन सेल है। तो चलिए हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को समझते हैं। H2O2 ईंधन सेल क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका संरचना देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, या इसको हम लोग H2O2 फ्यूल सेल भी कहते हैं, H2O2 ईंधन सेल भी कहते हैं, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका संरचना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के। ये हमारा क्या है? यह संरचना है, इसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं। तो चलिए इसके संरचना वाला जो भाग है, उस संरचना वाले भाग को समझते हैं कि ये सारा चीज़ क्या है। तो चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में सेल में अति सूक्ष्म प्लैटिनम संरंध्र ग्रेफाइट की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, ये जो इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये कौन चीज़ है?
ये ग्रेफाइट की छड़े के इलेक्ट्रोड होती है। ये कौन चीज़ क्या है? ग्रेफाइट की छड़ के इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें अति सूक्ष्म प्लेटिनम संरंध्र होता है। ये अति सूक्ष्म प्लेटिनम संरंध्र ग्रेफाइट की छड़े इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अर्थात ये जो इलेक्ट्रोड होता है, जो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती है, इसमें संरंध्र रहता है। संरंध्र मतलब इसमें छिद्र की तरह रहता है, जिसमें ऑक्सीजन यानी जो गैस हो वो आसानी से उसमें जा सके। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह ग्रेफाइट की छड़ें होती है। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ी होती है ये अति सूक्ष्म प्लेटिनम संरंध्र प्लेटिनम होती है, ग्रेफाइट की छड़ें होती है। तो यहाँ पे ये समझ गए कि ग्रेफाइट की छड़ का इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इनमें इलेक्ट्रोडों को NaOH या KOH के जलीय विलयन में रखा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड को NaOH या KOH के जलीय विलयन के रूप में जलीय विलयन में रखा जाता है, जलीय विलयन के बीच में रखा जाता है। और ये जो NaOH या KOH है, ये हमारा वैद्युत अपघट्य का काम करता है। ये हमारा वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो इन इलेक्ट्रोडों को NaOH या KOH के जलीय विलयन में रखा जाता है। ये वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। उसके बाद जलीय विलयन में, अब उसके बाद हम लोग जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन में कौन चीज़ है? KOH या NaOH रहेगा जलीय विलयन में। तो इस जलीय विलयन में हम लोग H2 तथा O2 गैसें इलेक्ट्रोड से होकर 50 ATM दाब पर प्रवाहित की जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है H2 और इधर से हम लोग O2 गैस को इसमें 50 ATM दाब, कितना दाब होना चाहिए? 50 ATM होना चाहिए प्रेशर। 50 ATM प्रेशर पे H2 और O2 गैस को हम लोग H2 और O2 गैस को इस जलीय विलयन में भेजते हैं, तो इस जलीय विलयन में भेजने के बाद ये जो गैसें हैं इलेक्ट्रोड रंध्रों में विसरित हो जाती है। जो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं, इसको जब हम लोग 50 ATM दाब पर जब प्रवाहित करते हैं इस जलीय विलयन में, तो ये अंदर जाने के बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जो है वह इलेक्ट्रोड के रंध्रों में विसरित हो जाती है। अर्थात ये इलेक्ट्रोड के अंदर जाकर के ये फैल जाता है, जब ये इलेक्ट्रोड पर चला जाता है तो इस पे अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आप देखते हैं। यहाँ पे अब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देखते हैं। एनोड और कैथोड पे जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो देखिए यहाँ पे एनोड अभिक्रिया 2H2 + 4OH लेकर के एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ये H2O में चेंज हो जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। यहाँ पर जो NaOH है तो इसमें का ये OH रहता है और यहाँ पे जो H2 गैस आता है एनोड पे ये H2 गैस होता है और इसमें का एक OH होता है। तो यहाँ पे H2 और OH मिल करके H2O जल का निर्माण करता है और 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और कैथोड पे है, तो कैथोड पे देखिए, कैथोड पे O2 आता है, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है और उसके बाद H2O है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? H2O है। ये दोनों क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है, और OH- में चेंज हो जाता है और OH- में बदल जाता है। तो कैथोड पे हम लोग जानते हैं कैथोड पे होता है रिडक्शन, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो यहाँ पे O2 + H2O 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है और OH- में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया एनोड पर की अभिक्रिया और ये हो गया कैथोड पर की अभिक्रिया। अब यहाँ पे अगर नेट अभिक्रिया निकालें, नेट अभिक्रिया मतलब दोनों अभिक्रिया को जोड़ दे, एनोड पर और कैथोड पर की अभिक्रिया को, तो टोटल जो सेल में जो अभिक्रिया हो रहा है वो पता चल जाएगा कि टोटल सेल में अभिक्रिया क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए नेट अभिक्रिया, तो नेट अभिक्रिया के लिए ये दोनों अभिक्रिया को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2H2 + O2 हो जाएगा। 2H2 + O2, तो 2H2 + O2 तीर के निशान है तो तीर के निशान देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4OH इस साइड और इस साइड भी 4OH, तो 4OH से यहाँ पे 4OH कट जाएगा और यहाँ पर देखिए इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन और इस साइड भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4OH से 4OH- कट गया। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बच गया? और फिर सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा हमारा H2 बच जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा? H2 बच जाएगा, क्योंकि इधर देखिए इधर 4H2 है और इधर 2H2 था। इधर कितना था हमारा? 4H2 और इधर जो था 2H2, तो 4H2 में से 2H2 घट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे हमारा 2H2 ही बच जाएगा। इधर जो है हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा? 2H2 ही हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये H2
यहाँ पर 2H2 अब प्लस O2 और यहाँ पे 2H2O, क्योंकि यहाँ पे 4H2 है और इस साइड 2H2 है, तो 4H2O में से 2H2O क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर जो नेट अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे नेट अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, क्रिया करता है। जो नेट अभिक्रिया होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्रिया करता है और H2O का निर्माण करता है, और ये H2O का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए ये H2O का निर्माण करता है, H2O को रिलीज करता है और ये लिक्विड में होता है और ये प्रक्रिया चलता रहता है। और इसमें जो अभिकारक है, अभिकारक को अगर नियमित रूप से, अभिकारक को यहाँ पे नियमित रूप से इसको आपूर्ति मिलता रहे तो ये सेल कार्य करता रहता है। यहाँ पर देखिए अभिकारकों की नियमित आपूर्ति रहने तक सेल लगातार कार्य करता रहता है और सेल, इस सेल का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो विभव का मान होता है, वह विभव का मान 1 वोल्ट पाया गया है। यहाँ पर विभव का मान जो है वह 1 वोल्ट पाया जाता है। तो जो हमारा फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल का जो विभव का मान होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान होता है, वो कितना पाया जाता है, 1 वोल्ट पाया जाता है। ये हमारा 1 वोल्ट पाया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर देख ले, ईंधन सेल की जो वास्तविक दक्षता होती है, ईंधन सेल की जो वास्तविक दक्षता होती है वह 75% के लगभग पाया जाता है। जो हमारा ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल का जो वास्तविक दक्षता होता है वह 75% के लगभग पाया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसकी दक्षता को 95% तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जिस परिस्थिति में हम लोग इसकी दक्षता को बढ़ा करके 95% तक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हम लोग जो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, यह इलेक्ट्रोड का जो प्रयोग करते हैं ये ग्रेफाइट की छड़ें होती है। उसके बाद इसके ये दोनों ग्रेफाइट की छड़ों को एक जलीय विलयन के बीच में रखा जाता है और यह जलीय विलयन NaOH या KOH रहता है, इसके बीच में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग H2 और O2 गैस को जलीय विलयन में 50 ATM दाब पर इसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करने के बाद H2 और O2 जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर विसरित हो जाता है, फैल जाता है और फैलने के बाद यहाँ पे अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है। जो अभिक्रिया होता है, तो इसमें नेट अभिक्रिया में क्या होता है, पूरा फुल जब अभिक्रिया करता है तो सेल के टोटल अभिक्रिया में इसमें ये H2 गैस को रिलीज करता है, ये H2 गैस को रिलीज करता है। और इस सेल का जो विद्युतवाहक बल होता है, इस सेल का जो विभव का मान होता है वह 1 वोल्ट होता है। ये सेल का जो विभव का मान होता है वह 1 वोल्ट होता है। और इस सेल की जो दक्षता होती है वह 75% दक्षता होती है, लेकिन कुछ परिस्थिति में इसकी दक्षता को बढ़ा करके 95% तक भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल खत्म हो गया। ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है। और इसके साथ आपका ये जो चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का जितने भी वैद्युत रासायनिक है, तो इस विद्युत रासायनिक चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत रसायन का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।